जिस प्रकार हनुमान जी में तमाम शक्तियां व्याप्त थी, लेकिन फिर भी जामवंत जी को उनके अंदर जो शक्तियां व्याप्त थी उसको याद दिलवाने की आवश्यकता पड़ी। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर भी ये सारी शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों को याद दिलवाने के लिए यह सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि आज महिलाओं को लगता है कि घर संभालना, परिवार देखना, बच्चों का लालन पालन करना यह छोटा काम है, जबकि अगर घर संभल जाएगा तो पूरा राष्ट्र संभल जाएगा, क्योंकि परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। आज मुझे जो आप लोग के समक्ष बोलने का विषय दिया गया है वो है भारत के विकास में महिलाओं का योगदान। मैं नारी में जो शक्तियां हैं उसको चंद पंक्तियों के माध्यम से बोलकर आपके समक्ष प्रेषित करती हूँ। किन शब्दों में दो परिभाषा नारी तुम हो सकती आशा। सरस्वती का रूप हो तुम, लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम, बढ़ जाए जब अत्याचारी दुर्गा काली का रूप हो तुम। किन शब्दों में दो परिभाषा नारी तुम हो सकती आशा। खुशियों का संसार हो तुम, प्रेम का आधार हो तुम, घर आंगन को रोशन करती सूरज की दमकार हो तुम। किन शब्दों में दो परिभाषा नारी तुम हो सकती आशा। ममता का सम्मान हो तुम, संस्कार की जान हो तुम, स्नेह प्यार और त्याग की इकलौती पहचान हो तुम। किन शब्दों में दो परिभाषा नारी तुम हो सकती आशा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश में अगर 50% पुरुष है तो निश्चित रूप से 50% महिला है, और महिला के योगदान के बिना हम राष्ट्र के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने इतिहास पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, अहिल्याबाई होलकर ये सभी महिलाएं थी जिन्होंने देश के विकास में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तन मन धन से उन्होंने राष्ट्र हित में अपनी सेवा को समर्पित किया है। रानी लक्ष्मीबाई की तो कविताएं आज छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। बुंदेले घर बोलो की रूह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जब हम विकास शब्द को सुनते हैं तो हमारे मानस पटल पर एक ही बात उभर करके आता है, सड़क का निर्माण, भवन का निर्माण, फैक्ट्रियों का निर्माण, पुल का निर्माण, इमारत का निर्माण, मशीनें। लेकिन क्या इन इमारतों के निर्माण से और पैसों से देश का विकास संभव है? नहीं। देश वास्तव में विकसित होता है संस्कार से, सोच से, मानवता से, और इन सब की जो बड़ी आधारशिला होती है वो है नारी। नारी से होता है परिवार। इसीलिए भारत के विकास का केंद्र है परिवार, और परिवार का केंद्र है मां। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होता है, और उस पाठशाला की जो पहली गुरु होती है वो होती है मां। मां सिखाती है बड़ों का सम्मान, छोटों से प्रेम, सत्य बोलना, परिश्रम करना, समाज के लिए जीना। इसीलिए कहते हैं कि अगर परिवार मजबूत है तो समाज मजबूत है, और समाज मजबूत है तभी राष्ट्र मजबूत बनता है। इतिहास गवाह है कि माता सीता ने मर्यादा सिखाया, कौशल्या मां ने राम जैसे पुत्र को जन्म दिया, जीजाबाई ने शिवाजी जैसे राष्ट्र नायक तैयार किए, और अहिल्याबाई ने न्याय और सेवा का आदर्श रखा। आज की
माँ भी शिक्षिका है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, सैनिक है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिला ने पुरुषों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य नहीं किया और आगे नहीं बढ़ी। हमारी जो भारत का सबसे बड़ा हिंदू महिला संगठन है, राष्ट्र सेविका समिति में भी कहा गया है, सुशीला सुधीरा समर्था समेता स्वधर्मे स्वमार्गे परम श्रद्धया, अर्थात शील और संस्कार से युक्त बुद्धिमान सक्षम महिला संगठित होकर अपने सही मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा के साथ आगे बढ़े, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त बनता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल भेज देंगे, बच्चा ज्ञान अर्जित कर लेगा और बस हमारा काम समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या बच्चा मात्र स्कूल भेज देने से, किताबी ज्ञान प्राप्त करने से क्या वो सफलता को प्राप्त कर सकता है? नहीं। उसका जो असली जो विकास होता है वो होता है घर पे, माँ के संरक्षण में, माँ के सिखाए हुए ज्ञान से उसका चरित्र निर्माण होता है। एक बालक के जीवन में 4 अवस्थाएं होती है और चारों अवस्थाओं में माँ की जो भूमिका होती है वह अलग अलग तरह की होती है। पहला जो है शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और युवावस्था है। शैशवावस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा वो संवेदनशील होता है। इसीलिए इस अवस्था में बालक में प्रेम, सुरक्षा और अपनत्व प्रदान करने की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में अनुशासन का विशेष महत्व है। अच्छे बुरे का भेद करवाना, क्या सही है क्या गलत है, पढ़ाई में रुचि जागृत करना, और यह सारा कार्य जो है माँ बड़ी ही कुशलता से करती है। फिर किशोरावस्था में बालक प्रवेश करता है, तो इस अवस्था में माँ की भूमिका थोड़ी अलग हो जाती है। इस अवस्था में माँ को अपने संतान के साथ मित्रवत व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, एक मित्र की भांति। जिस प्रकार बालक एक मित्र के साथ अपने विचारों को, भावनाओं को सहज तरीका से बता पाता है, ठीक उसी प्रकार एक माँ को भी एक मित्र की भांति उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चा अपने मन की बातों को सहज तरीके से वह बता सके। खासकर लड़कियां माँ के करीब रहती है, अपनी सारी भावनाओं को, समस्याओं को सहज तरीके से माँ से बता सके, और माँ ऐसे में बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा दीक्षा देती है, सही गलत का ज्ञान करवाती है। और अगर ऐसा होता है तो समाज में जो आए दिन हम सुनते हैं लड़कियों के साथ जो बुरे व्यवहार होते हैं वह कभी नहीं होंगे, उससे हमारी बच्चियां बच जाएगी। और इसमें माँ की जो भूमिका होती है सबसे अहम भूमिका होती है। इसके बाद जब बच्चा युवावस्था में प्रवेश करता है तो समय को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चा इतना परिपक्व हो जाता है कि सही गलत का उसको आभास होने लगता है। तो ऐसे में माता पिता की जो भूमिका होती है कि बच्चों पर विश्वास करें, उनके आत्मसम्मान को बनाए रखें। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर अवस्था में माता पिता का जो व्यवहार होता है अलग होता है। शैशवावस्था में प्रेम, बाल्यावस्था में अनुशासन, किशोरावस्था में समझदारी और प्रौढ़ावस्था में विश्वास होना चाहिए। संतुलित व्यवहार ही सफल व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब हम जानेंगे कि ये सारा कार्य तो होता है परिवार में,
बच्चे का विकास परिवार में होता है। परिवार है क्या? संस्कार का विद्यालय है, ममता का मंदिर परिवार। संस्कार का विद्यालय है, ममता का मंदिर परिवार। कर्तव्य के आंगन में खिल उठते सबके सहज अधिकार। लेकिन आज परिवार का शब्द जैसे हमारे मन मस्तिष्क में प्रवेश करता है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, माता पिता और बच्चे। लेकिन परिवार, असली परिवार होता है संयुक्त परिवार, जिसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, अतिथि, पशु पक्षी वनस्पति सभी आते हैं। हम यहाँ तक कि हमारी भारतीय सभ्यता में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व ही परिवार है। लेकिन आज हमारे परिवार का स्वरूप कैसा है? आज हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार एकल परिवार में विघटित हो गया है। जहां परिवार में 8-10 लोग होते थे, वहां आज मात्र 3-4 लोग ही रह गए हैं। पहले परिवार में माताएं घर पर रहकर के बच्चों का लालन पालन करती थी, समय देती थी, और अन्य भी परिवार के अन्य भी सदस्य होते थे जो कि बच्चों का देखभाल करते थे। लेकिन आज अब सिर्फ माता पिता है और वो दोनों माता पिता भी कामकाजी हो गए हैं। ऐसे में बच्चों में अकेलापन व्याप्त होते जा रहा है। तकनीक परिवार का हिस्सा बन गया है। परिवार में 4 लोग भी हैं तो 4 लोग तकनीक में व्यस्त है। कोई मोबाइल पर है, कोई रील देख रहा है, कोई इंटरनेट पर है, कोई टीवी देख रहा है। ऐसे में जो परिवार का आपस में एक भावनात्मक लगाव होना चाहिए वह नहीं बन पा रहा है। पहले जब सुख दुख आता था मनुष्य के जीवन में, सुख दुख जीवन में समान रूप से आता है और जाता है, सभी के जीवन में आता है जाता है। तो पहले जब सुख दुख जीवन में आता था तो परिवार के सदस्य मिल करके उसका हल निकाल लेते थे। लेकिन आज परिवार का आकार ही बहुत छोटा हो गया है। ऐसे में जो सदस्य हैं वह अपने आप को बेसहारा पाते हैं और साग्रसित हो जाते हैं। वृद्ध जो है अपने आप को उपेक्षित पाते हैं। वृद्धाश्रम में बढ़ते हुए वृद्धों की संख्या इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारा संस्कार कहाँ जा रहा है, हम कितने पीछे जा रहे हैं। तकनीक में हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा संस्कार कमजोर पड़ते जा रहा है। इसीलिए बालक के सर्वांगीण विकास हेतु कुछ बच्चे को घरेलू शिक्षा भी देना अनिवार्य है। माताएं सोचती है आज के समय में कि बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको क्यों घर के काम में क्यों उनको शामिल किया जाए, लेकिन नहीं, घर के कामों में भी बच्चे को शामिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का बच्चा कल जाएगा हॉस्टल में पढ़ने के लिए, ऐसे में उसको खुद से अपने काम को करना होगा। हर काम को करने में वो दक्ष रहेगा। इसीलिए छोटे छोटे कामों को मां को करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर के जो पूजा पाठ संस्कार है, इसमें भी बच्चों को शामिल करना बहुत जरूरी है। ईश्वर पर अगर विश्वास होता है तो इससे सकारात्मक सोच बच्चे के अंदर डेवलप होता है और बुरे मार्ग पर जाने से बच्चा डरता है। अपने धर्म को, संस्कृति को, पूजा पाठ की पद्धति को जानता है, सीखता है। छोटे बड़े का सम्मान करना, बच्चे संस्कारी, विनम्र और सभ्य नागरिक बनते हैं इससे। और यह कार्य भी माँ सिखाती है, बताती है कि छोटे के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, बड़े के साथ उनको किस प्रकार का आदर सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार करना है। रीति रिवाज, परंपरा, यह भी बच्चों को जानना अति आवश्यक है। व्रत, उपवास, पारिवारिक परंपराएं, इससे बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़ता है। आजकल के बच्चे क्या है, पाश्चात्य शैली में से ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। पाश्चात्य
और न जाने कौन कौन सा दिन है, उसको बच्चा सीख रहा है। लेकिन अपनी जो संस्कृति है, अपना जो तीज त्योहार है, होली क्यों मनाते, दिवाली क्यों मनाते, इसके पीछे का क्या महत्व है, इन सबको बच्चा नहीं सीख पा रहा है। दिया सिखाना बताना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। बच्चों में प्रकृति की रक्षा की आदत डालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक है। अगर आज हम उसमें प्रकृति की रक्षा करने की आदत डालेंगे, उसको सिखाएंगे, तो आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, ये सब हमारे प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। और बच्चों में प्रकृति की रक्षा की आदत घर से ही आरंभ हो जाती है। व्यर्थ में पानी ना बहाएं, ब्रश करते समय नलों को बंद रखें, बिजली बेवजह ना जलाएं, कचरा इधर उधर ना डालें, पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाएं, अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के पेड़ हम चढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ पौधों को अंधाधुंध वृक्षों की कटाई होती जा रही है, जो कि हमारे लिए जीवन है, जल ही जीवन है। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कहते हैं, वो कहाँ से हमको मिलेगा और इसकी रक्षा कौन करेगा? तो ये ज्ञान भी हमको बच्चों में बाल्यावस्था से ही डालना है। विद्यालय में तो हम सिखाते ही हैं, लेकिन इसका आरंभ घर से ही हमको करना है। बाल्यावस्था में जो बच्चा ज्ञान सीखता है ना, वो जीवन भर उसके साथ रहता है। बाजार जाते समय हम प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है। यह आदत भी हमको बच्चों में डालना, पहले तो स्वयं को बदलना है, हम बदलेंगे जब बदलेगा। यह हमको अपने व्यवहार में लाना है, और जब हम अपने व्यवहार में लाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चा भी इसको सीखेगा। जीव जंतु के प्रति करुणा का भाव रखना, इससे बालक में दया, करुणा, मानवता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार हम जब पर्यावरणीय हितैषी जीवन शैली को अपनाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। देश से तो हम बहुत कुछ लेते हैं, कुछ देने का भी तो हमारे अंदर होना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देने का भी भाव हमको होना चाहिए, इसकी रक्षा का भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भाषा, वेशभूषा, भजन, भोजन और भ्रमण परिवार को एक सूत्र में बांधता है। भाषा पर हमको गर्व होनी चाहिए, और बाल्यावस्था में बच्चा जो है मातृभाषा को सीखता है। माँ के निकट रहकर सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। और भाषा के साथ बच्चा केवल भाषा ही नहीं सीखता है, बल्कि भाषा के साथ साथ रहन सहन, संस्कार सभी कुछ सीखता है वो। वेशभूषा में हमारी भारतीयता की झलक होनी चाहिए। हमारे यहाँ परिधान ही हमारी पहचान है। भोजन जैसा अन्न वैसा मन। हमारा भोजन हमारे विचारों को भी पोषित करता है। हम भोजन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अभी क्या है कि बच्चे अधिकतर पिज्जा, बर्गर, मैगी इसके ऊपर ज़्यादा अपना रुचि दिखाते हैं। ये कौन सिखाएगा कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? कहते हैं ना कि अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु इस शरीर का भरण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारी शरणों में लग जाए, तन मन देना धन मेरा, मातृभूमि की सेवा। अर्थात हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है, देश हित के लिए कार्य करना है, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हमको कार्य करना है। परिवार के साथ मिलकर भोजन करना, यह भी आदत हमको डालनी है। एक साथ परिवार मिलकर के भोजन करें तो आपस में आत्मीयता, प्रेम का भाव जागृत होता है, भावनात्मक जुड़ाव, लगाव होता है। कहते हैं ना कि अपना भोजन मन निर्माता, ब्रह्म कहा है वेदों में, ऐसा भोजन साफ करे तो अमृत घुलता तन में। भजन करने से मन में शांति आती है, यह परिवार को जोड़ता है, सकारात्मक सोच विकसित
विकसित होता है। भ्रमण करने से रिश्तों में मजबूती आती है। इसके बाद जब हम इन सभी बातों को अपनाएंगे तो समाज में 5 प्रकार के परिवर्तन होंगे। पंच परिवर्तन, यह भी संघ का उद्देश्य है। समाज में 5 परिवर्तन लाना है। कौन कौन सा परिवर्तन लाना है? स्व का बोध, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण। स्व का बोध अर्थात स्वभाषा, स्वभूषा, स्व आधारित व्यवस्था को अपनाना। कुटुंब प्रबोधन सामूहिक भजन, भोजन, भ्रमण, छोटे बड़े का सम्मान, परिवार को एक सूत्र में बांधता है। नागरिक कर्तव्य, नागरिक होने के नाते हमारा समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य है और उसका भी हमको निर्वाहन करना होता है। सामाजिक समरसता अर्थात समाज में ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव को मिटा करके सबको एक सूत्र में बांधना। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना पूरे समाज का कर्तव्य है। इस प्रकार पंच परिवर्तन कोई नारा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा है। पंच परिवर्तन से समाज में हमारा चरित्र निर्माण तो होता ही है, साथ में राष्ट्र का कल्याण भी निहित है। इसीलिए कहते हैं कि निर्वाणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इन 5 परिवर्तनों की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। इसीलिए कहते हैं नवयुग का नव विचार आया, नव चेतना भरा जीवन, अपने घर को चलो बनाए, गोकुल सा जनमन भाव। सामाजिक सुधार में भी महिलाओं का विशेष योगदान है। अभी हम देखते हैं कि आए दिन घर टूटने की समस्या सामने आती है। अभी जितने भी विवाह हो रहे हैं उसमें से कुछ विवाह टूट जा रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? पहले ऐसा समस्या नहीं आता था, लेकिन आज ऐसा आ रहा है क्योंकि हमारे अंदर आज सहनशीलता की कमी है, संवाद की कमी है। फिर देर से विवाह होना, यह भी समाज में एक समस्या आ रही है। संतान योजना को लेट से इसमें नवदंपति अपना विचार रखते हैं। फिर दहेज प्रथा की समस्या है, बच्चों को नशे से दूर रखने की। इन सभी समस्याओं पर अगर महिला थोड़ा सा सक्रिय होकर के अपनी भूमिका को निभाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चूंकि समय समाप्त हो गया, 25 मिनट का ही समय दिया गया है, तो मैं चंद पंक्तियां बोलकर अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। हम ही मातृशक्ति हैं, हम ही आदि शक्ति हैं, हम ही काली, हम ही दुर्गा, हम ही भद्रकाली हैं, हम ही कर्म योगिनी, हम ही दिव्य शोभिनी, हम ही दुष्ट नाशनी, हम ही ब्रह्मवाणी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।